आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो कंपैरिजन है और कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ ऑफ ई एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एफ ऑफ जी। सिंबल में हमने लिखा एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ जी। तो आज हम इनमें कंपैरिजन पढ़ेंगे और सबसे पहला हमारे पास जो कंपैरिजन में कुछ इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ इसमें डिससिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको रीड करेंगे और डिससिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, कि जो एक जैसी चीजें इन दोनों में फोर्सेज में देखने को हमें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर सेंट्रल फोर्स। यस, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स आर दोज विच एक्ट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, यानी वो फोर्स जो सेंटर से सेंटर एक्ट करती है उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और भी प्रॉपर्टी की सेंट्रल फोर्स की हमने क्लास 11th में आपको पढ़ाई थी कि जहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, मगर अभी यहां पर हम पढ़ेंगे एक्ट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। फर्स्ट सिमिलैरिटी। सेकंड, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ आर डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, वो भी आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इनवर्स रिलेशन से स्क्वायर पर, यानी एफ ऑफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज आल्सो सिमिलैरिटी। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी दोनों की दोनों फोर्स कंजर्वेटिव होती हैं, जो डिपेंड करती हैं केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती हैं, मगर इनकी ताकत जो है स्ट्रॉन्गेस्ट वो इसकी डिससिमिलैरिटीज में आएगी, मगर बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड द थर्ड, बोथ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, और दोनों की दोनों न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करती हैं। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टी थी। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज हमारे पास एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ जी में। फटाफट से एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। बोथ आर सेंट्रल फोर्स, both obey inverse square law, both are conservative in nature, long range force, and the last it all obey Newton third law of motion. Okay, now we find out, अब हम ढूंढते हैं इनमें डिससिमिलैरिटीज क्या क्या, नॉन आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी मैंने इस बार कॉलम खींच के आपको पढ़ाया। सबसे पहले एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। बिकॉज अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, अगर सेम नेचर के हैं तो हमें पता है रिपल्सिव होगी, अपोजिट नेचर के हैं तो 100% अट्रैक्टिव होगी। इसलिए ये फोर्स दोनों नेचर की होती है, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही नेचर की होती है, ओनली रिपल्सिव, ओनली रिपल्सिव। मास आपस में एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, इसलिए केवल एक ही नेचर की होती है, वो है अट्रैक्टिव नेचर। फिर एक्ट बिटवीन चार्जेस, ये तो चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, और दिस एक्ट बिटवीन मासेस, वो मासेस के बीच में एक्ट करती है। नाउ थर्ड, वैल्यू ऑफ सी, यानी जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले में एक वैल्यू आई थी सी, जिसका ई बुक में के से डिनोट किया गया है। वो जो सी है वो कांस्टेंट है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। मगर इस कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पर। इट वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, जो हमने परमिटिविटी में भी आपको पढ़ाया था कैसे ये वेरी करता है। एयर के लिए कुछ और, वाटर के लिए कुछ और, प्लास्टिक के लिए कुछ और, ग्लास के लिए। मगर जो ग्रेविटेशन में कांस्टेंट आता है, जिसको आप जी से डिनोट करते थे, वो कांस्टेंट रहता है हर जगह, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि वैल्यू ऑफ सी कांस्टेंट जो था डिपेंड अपॉन मीडियम, मगर यहां पर ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इट रिमेन कांस्टेंट। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी मेरे पास दो, हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दो इलेक्ट्रॉन रख लिए, दो इलेक्ट्रॉन के पास में जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फाइंड आउट करी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, और डिस्टेंस एक मैंने फिक्स कर लिया। फिर मैंने उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाली, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पर मास भी है। जब मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। तो जब मैंने देखा कि उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी मास की वजह से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हल्की थी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग थी और ग्रेविटेशनल फोर्स उससे कम स्ट्रांग थी। तो जो इसमें पता चला, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लेस स्ट्रांग देन एफ ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम स्ट्रांग थी। और जो उनका रेशियो हमें पता चला, अप्रॉक्सिमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 की पावर 39, यानी कि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वीक फोर्स होती है, इसको आप वीक फोर्स भी लिख सकते हैं यहां पर।
लेस की जगह लिख सकते हैं वीक फोर्स। ओके, तो यहां पर हमने आज इसकी प्रॉपर्टीज में दोनों की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बारे में भी स्टडी किया। अब हम इसमें आगे चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, तो ये भी आपको अच्छी तरह कवर करना है। और अब हम शुरू इसके बाद करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी अप्लाई होता है।